हेलो मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की क्लास के लिए सब भाई मेरे रेडी हैं। तो जीके जीएस की आप सभी भाइयों को जैसे मालूम है अपनी सीरीज़ जो है वो चल रही है सुपर 20 नाम से। ठीक है। तो जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कंप्लीट जीके की जिम्मेदारी जो है वो मैंने ली हुई है और कंप्लीट आपको महारत भी हासिल करवाऊंगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन में पूछा गया एडेरेंस ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों के पालन को जो है वो क्या कहा जाता है। ठीक है। तो सभी क्वेश्चंस जो हैं वो हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, अच्छे से पीवाईक्यू बेस्ड हैं और इनको अच्छे से खंगालते हुए चलेंगे। ठीक है। आप सभी से उम्मीद करूंगा कि नोट्स वगैरह जो है वो बना लीजिएगा साथ साथ में। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट दिया है इन्होंने वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर में क्या करते हैं, रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। रेयरिंग ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या होता है मेरे भाइयों, केचुआ। ठीक है। अर्थवॉर्म जो है केंचुए जो है वो पालते हैं वर्मी कल्चर में। फिर उसके बाद आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या करते हैं ये, हनी वीज को जो है वो पालते हैं जिनसे शहद जो है ये बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी क्या दिया है, सिल्वी कल्चर। ये क्या है मेरे भाइयों, सिल्वी कल्चर ये फॉरेस्ट से रिलेटेड है। किसके रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है। और फोकस जो है इसमें किस पे किया जाता है, फोकस किस पे होता है, टिम्बर के ट्री पे। कौन सा, टिम्बर पे इसका फोकस होता है। क्लियर। और लास्ट कौन सा है, सेरीकल्चर जो है, जो कि रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। सिल्क क्या होती है मेरे भाई, रेशम। ठीक है। क्या होती है, रेशम। रॉ सिल्क जो है वो प्रोड्यूस करता है। कैसे, कैटरपिलर्स को पालते हैं इसमें। कैटरपिलर्स जो होते हैं, रेशम के कीड़े या रेश के कीड़े हम जिन्हें नॉर्मली कहते हैं, उनको पाल के। ठीक है। तो वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म्स को पालते हैं, कीचुओं को। एपीकल्चर जो है इसमें हमारा सही आंसर रहेगा, जिसमें हनी बीज को पाला जाता है। सिल्वी कल्चर ये फॉरेस्ट के रिलेटेड होता है मेरे भाई, इसमें टिम्बर का जो ट्री होता है उसमें मेनली फोकस्ड रहता है। और सेरी कल्चर जो है ये आ जाएगा किसके रिलेटेड, ये आ जाएगा सिल्क के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द चेयरपर्सन ऑफ फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है। विदाई निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहले संसद अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे किसकी बात की गई है मेरे भाइयों, पहले अध्यक्ष की, चेयरपर्सन की। चेयरपर्सन कह लीजिए, स्पीकर कह लिए लोकसभा का। ठीक है, सॉरी लेजिस्लेटिव बॉडी का। क्लियर है। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, जीवी मावलांकर जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगर इनके फुल नेम की बात की जाए तो गणेश वासुदेव। गणेश वासुदेव मावलांकर जो है इनका फुल नेम है। अगर इसके सिवा क्वेश्चन क्या बनता है, एक दो और क्वेश्चन बनते हैं टाइप पे, वो बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। किस पे बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पे। ठीक है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि फर्स्ट टेम्परेरी जो है, फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन जो है वो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा, सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद सिन्हा जो है ये फर्स्ट टेम्परेरी चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और अगर बात कर ली जाए परमानेंट की, परमानेंट के मेरे भाइयों अगर बात कर ली जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्लियर है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी क्वेश्चन में मेरे भाई को कोई डाउट रह जाए तो आप बेझिझक जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तलाक का मीनिंग जो है वो क्या होता है उर्दू लैंग्वेज में। तलाक मीन इन उर्दू। तो तलाक शब्द जो है ये मुस्लिम पीपल्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं किसके लिए, मैरिज ब्रेकडाउन के लिए। किसके लिए, मैरिज ब्रेकडाउन के लिए। जैसे नॉर्मली इंग्लिश में इसका शब्द होता है डाइवोर्स। ठीक है। तो वैसे ही मैरिज ब्रेक जो है बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है। बट अभी जो है ये तलाक शब्द जो है या डाइवोर्स का जो ये सिस्टम था ये बैन कर दिया गया था। इसमें एक्चुअली क्या था, पहले कैसे होता था कि 3 बार जो है अगर मुस्लिम्स जो होते थे अगर उनको डाइवोर्स लेना होता था तो बिना कोई कोर्ट केस के या बिना ऑफिशियल कार्रवाई के सिंपली 3 बार तलाक बोलते थे और वो बीवी को डाइवोर्स दे देते थे। ठीक है। बट ये बैन हो गया है, अब बैन हो गया है। कब से हुआ है बैन मेरे भाइयों, तो ये हुआ है 22 अगस्त 2017 से। 22 अगस्त 2017 से ये बैन हो गया हुआ है। क्लियर है, समझ आ रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है। किसी क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूँ कोई डाउट रह जाए तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और ट्राई कीजिए मेरे भाई कि जिन जिन भाइयों को जो जो आंसर्स आते हैं वो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाएंगे। ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हु स्टार्टेड द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार इन 1793। बंगाल और बिहार में परमानेंट सेटलमेंट से आपका क्या समझ रहे हैं? जमींदारा सिस्टम। क्या समझ रहे हैं मेरे भाइयों? जमींदारा सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। ज़मींदारी सिस्टम जो है बेसिकली आप कह सकते हैं ये किसने स्टार्ट किया था? बिहार और बंगाल में। ज़मींदारी सिस्टम में क्या था कि जो भी किसान भाई थे हमारे, जो भी पीजेंट्स थे उस टाइम पे, उनको एक लैंड ऑफ पीस दे दिया जाता था और जिससे उनको फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, क्या दिया जाता था? फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करते थे किसको? कंपनी को। कंपनी कौन सी कंपनी? ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, ब्रिटिशर्स को पे करते थे वो एनुअली, ठीक है, सालाना पे करते थे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं आपको फिर से विश्वास दिला देता हूं, जीके जीएस जो है हम पूरी तरह से अच्छे से कवर करने वाले हैं मेरे भाइयों। स्टार्टिंग से जुड़ जाओ, अगर आप अभी भी जुड़े हो स्टार्टिंग से क्लासेस देखना शुरू कर दो। एक एक चीज़ जो है हम लास्ट पॉइंट तक अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे और आपको, आपसे मेरा प्रॉमिस है कि आपको कोई शिकायत जो है वो जीके जीएस में नहीं रहेगी, ठीक है। बाकायदा अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, ध्यान लगा के पढ़ते हैं और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं यहाँ पे जिम्मेदारा सिस्टम की। तो मेरे भाई जिम्मेदारा सिस्टम जो है ये किसके द्वारा लाया गया था? परमानेंट सेटलमेंट हम जिसे कह सकते हैं। तो क्या आंसर रहेगा इसमें? कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके सिवा देखिए एक और नाम है, डलहौजी करके नाम है। डलहौजी जो है ये किसके लिए जाना जाता है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स करके जो है इसके लिए जो है डलहौजी जो है वो जाना जाता है। इसमें एक्चुअल में था क्या? इसमें इन्होंने क्या बिल पारित किया था कि अगर कोई राजा है उसका अगर सगा बेटा होगा तो वही जो है आगे राज्य संभालेगा। अगर किसी राजा का आगे सगा बेटा जो है वो नहीं है, अगर उसने अडॉप्ट किया है कहीं से, या किसी का लिया है, या चचेरा बेटा है, या ऐसा कुछ कह लो, तो वो जो सारी ज़मीन है, सारा जायदाद राज्य है, वो किन के अंडर आ जाएगा? ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। इसकी एग्जाम्पल हमें देखने को क्या मिलती है? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो जो है वो इन्हीं की एग्जाम्पल है, ठीक है। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का भी जो बेटा था वो कहा जाता था कि ये इनका सगा बेटा नहीं था, तो इसलिए रानी लक्ष्मीबाई इनके खिलाफ हुई थी। उसके सिवा एक और ऑप्शन है, हेस्टिंग करके है, ठीक है, वेरिन हेस्टिंग करके। तो हेस्टिंग किस नाम से जाना जाता है? ये फर्स्ट गवर्नर जनरल रहा है। क्या रहा है ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहा है हेस्टिंग, ठीक है। और लॉर्ड कैनिंग जो है, एल कैनिंग जो है, ठीक है, लॉर्ड वॉर्ड नहीं कहेंगे हम इनको, कैनिंग जो है, कैनिंग क्या रहा है मेरे भाइयों? जल्दी से इसका बता दीजिए। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये चीज़ मैं समझ सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, बट बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वाइसरॉय, ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट वाइसरॉय। तो ये सब आपको टाइम के साथ साथ कवर कर दूंगा। अभी देख लो, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? हेस्टिंग है। फर्स्ट वाइसरॉय कौन है? कैनिंग है। लास्ट गवर्नर जनरल भी लिख लीजिए, लास्ट जो है वो कौन है? माउंटबेटन है। कौन सा है? सॉरी, लास्ट वाइसरॉय है। माउंटबेटन क्या है? वाइसरॉय, माउंटबेटन, ठीक है। तो माउंटबेटन जो है क्या, वो लास्ट वाइसरॉय है। क्लियर है सभी दोस्तों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट टर्म डिस्क्राइब द फ्रेगमेंटेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर। सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझाऊं तो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। वाइट लाइट जो है उसकी जब स्प्लिटिंग होती है, स्प्लिट क्या होता है? फैलना, ठीक है। उसे जो है उसके कंपोनेंट कलर में जब एक वाइट लाइट आके फैलती है तो उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? बेसिक सा चीज़ बताया आपको। रुको, नहीं समझ आया तो घबरा क्यों रहे हो, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये मान लो एक प्रिज्म है। क्या है? एक प्रिज्म है ग्लास का। ग्लास का ही होता है प्रिज्म, ठीक है। तो ये यहाँ से गई हमारी वाइट लाइट, ध्यान से समझो, ये गई वाइट लाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है? आगे जाके ये फैल जाती है। 1 2 3 VIBGYOR, विवग्योर बनता है। क्या बनता है मेरे भाई? विवग्योर बनता है। VIBGYOR, ठीक है।
ये बनता है। अब वी से कौन सा कलर बनता है, ये आगे ना वाइट लाइट जब एक ग्लास के प्रिज्म से पास होती है तो इसके आगे कलर्स में डिफरेंट बिखर जाती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। तो जो आंसर है इसका वो डिस्पर्शन रहेगा। अब आगे कॉन्सेप्ट को समझो। अब वी से होता है वायलेट, आई से इंडिगो, वी से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, जो कलर जो है सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। कि क्लियर है, जो कलर सबसे ऊपर होगा उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी, जो सबसे नीचे होगा उसकी लीस्ट वेवलेंथ होगी। क्या होगा, लीस्ट वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ होगी। क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया। इस पे वेवलेंथ पे भी क्वेश्चन आते हैं कि किस कलर की जो है सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, तो रेड जो है हमारा आंसर सही रहेगा। अगर रेड के बाद का पूछ लिया जाए तो ऑरेंज जो है बिल्कुल सही रहेगा, ऑरेंज के बाद येलो और सबसे लीस्ट वायलेट की। इस तरह से याद कर लीजिए, VIVGYOR, विवग्योर। ठीक है, क्लियर है मेरे भाइयों, कोई डाउट वगैरह तो नहीं बचा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिए या फिर कमेंट में बता दीजिए, डेफिनेटली मैं हेल्प करूंगा सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द नेशनल पार्लियामेंट अडॉप्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। जो भाई साथ में जुड़े हुए हैं मेरे साथ स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास में, ठीक है, जैसे बिलाल हैं, उसके सिवा चेमयुंग मनीष हैं, ठीक है, ये जो 2-3 भाई हैं, तो इनसे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आंसर दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और मैंने ये बताया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी के रिलेटेड। ठीक है, याद कीजिए, जिसमें मैंने 3 नाम बताए थे, राउरकेला, दूसरा बताया था भिलाई, तीसरा बताया था दुर्गापुर। ठीक है, याद कीजिए कहाँ ये नाम बताए थे मैंने आपको। ठीक है, जल्दी से आंसर आने दीजिए, जिन दूसरे भाइयों को भी मालूम है वो भी दीजिए। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, इसका आंसर रहेगा 1956, इसका आंसर रहेगा। ये मैंने आपको बताया था सेकंड 5 ईयर प्लान में। किसमें बताया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में बताया था मेरे भाई। ठीक है, जो कि किस पे था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। ठीक है, किस पे बेस्ड था, महालनोबिस प्लान पे, महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था ये। ठीक है, और इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ की गई थी, जिसमें 3 इंडस्ट्रीज, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में है और राउरकेला जो है वो मेरे भाई उड़ीसा में है। देखो, अगर तो आपने इसका आंसर दे दिया सही तो मान लो कि आपकी रिवीजन जो है वो अच्छी चल रही है, जहां आपने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने आंसर्स नहीं दे पाए हो, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो, तो ज़्यादा टेंशन मत लो। बस इतना सोचो कि आप रिवीजन जो है वो नहीं कर रहे हो, आप बस क्लास अटेंड कर रहे हो, उन चीज़ों को रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में रिवाइज़ भी करो भाइयों, रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। ठीक है, रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको बोलता हूँ कि नोट्स बनाओ, रिवीजन करो टाइमली। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो कब शुरू की गई थी। जो भाई कुछ हिंदी से हैं, सेंट्रल इंडिया वाले हैं, उनसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश रहेगी। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है मेरे भाई ये कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। 1991 में एक चीज़ और हुई थी, एलपीजी। एलपीजी से आप क्या समझते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म बताइए जल्दी से भाई, इकोनॉमिक टर्म से पूछ रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक टर्म में इकोनॉमिक से रिलेटेड फुल फॉर्म बताइए एलपीजी की, जल्दी कीजिएगा जल्दी। लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला तो नहीं है कोई मेरा भाई जिसको ये लगता होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस होगा। इकोनॉमिक में इसमें क्या होती है, लिबरलाइजेशन, एक पी से होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी से होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, ये जो है तीनों टर्म्स जो हैं एलपीजी, ये जो पॉलिसी है ये भी 1991 में अपनाई गई थी, याद रखिएगा। क्लियर, 1991 में ये पॉलिसी जो है ये भी इंट्रोड्यूस की गई थी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं मेरे भाइयों, क्या मतलब है इसका। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि ग्लोब, पूरे संसार में ट्रेड करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, सभी देशों के साथ रिश्ते अच्छे बनाना। ठीक है, आना जाना लगा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहे। क्लियर,
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When fat and oil are oxidized, they become dash and change their order and taste. क्वेश्चन को समझिएगा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बट हम जो है वो आप कह सकते हैं कि इग्नोर कर सकते हैं, जहां हमने ध्यान नहीं कभी दिया होगा। ठीक है, देखिए इन्होंने क्वेश्चन में सिंपल पूछा है, जब फैट और ऑयल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। ऑक्सीडाइज से क्या मतलब है कि जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका जो है वो ऑर्डर होता है फ्रेगनेंस, या स्मेल कह सकते हैं, और फ्रेगनेंस और टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उन्हें हम जो है वो क्या कहते हैं? एसिडिक आप सभी को पता है, अम्ल, बेसिक, क्षार, ठीक है, बीटर, कड़वा। एक रैन एसिड जो ये वर्ड है नया, इसका क्या मीनिंग होता है? अब आप बोलोगे भाई इसका सर बता दीजिए, इसका क्या मीनिंग है? तो यही तो यो मेरे भाई है आंसर है। ठीक है, रैन एसिड हो जाता है वो। रैन एसिड अब एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको मेरे भाई, अच्छे से समझ आएगा। ये एक चिप्स का पैकेट है, ठीक है, ये एक चिप्स का पैकेट है, इसमें इतनी ही चिप्स होती हैं ना, आधी चिप्स होती हैं, और आधा जो है ये गैस होता है। कौन सा गैस होता है ये बताओ जल्दी से? नाइट्रोजन गैस होता है। कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। चिप्स जो है वो फैट भी होता है उसमें और ऑयल भी होता है, क्योंकि फ्राइड होती हैं। ठीक है, तो अगर फ्राइड हो गई ऑयल में तो नॉर्मली फैट भी होगा। इतनी सी चीज़ समझते हैं। नाइट्रोजन इसलिए होती है गैसेस में क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती। क्या करती है? ये रिएक्ट नहीं करती ऑयल और फैट के साथ, इसलिए इसको इसमें डालते हैं और ये जो है लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक रहती हैं। अब आपको इसके ऑपोजिट करके देखो, चिप्स को उसके पैकेट में से निकाल के बाहर रख दो हवा में, और आप देखोगे कि क्या बोलते हैं मुझे, सिल्ला हो जाना, सिल्ली सिल्ली, ठीक है, बीच में नमी आ जाती है उनके बीच में। अगर आप वैसे करके देखो, इनके बीच में नमी आ जाएगी और थोड़ी देर बाद जो है वो आप चिप्स नहीं खा पाओगे, उनमें थोड़ी स्मेल आने लगेगी, या उनका टेस्ट अलग होगा, जिससे हमें क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बर्गर ले लो, एक बर्गर है, ठीक है, अगर आप बर्गर ऑन टाइम खा लेंगे तो बढ़िया है। अगर आप उसको 2-4 घंटे रख दो बाहर, तो उसका टेस्ट जो है, उसकी स्मेल जो है वो अलग हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रैंसिड जो है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी भाइयों को क्वेश्चन ये समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो एक बार सभी दोस्त जो हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो कुछ हमारे साथ दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने और दोस्तों के साथ भी आगे शेयर करते रहे करें वीडियो को। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन लिमिट विद इन विच राज्यसभा कैन पास द मनी बिल? एक मनी बिल होता है भाई, जो कि राज्यसभा को पास करना होता है। करना होता है मतलब करना ही होता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, लोकसभा से पहले वो पास हो जाता है, फिर उसके बाद राज्यसभा में आता है, और राज्यसभा को वो करना ही पड़ता है। राज्यसभा ना तो वो रिजेक्ट कर सकती है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती भाई, ठीक है, और अमेंड भी नहीं कर सकती। अमेंड का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट, जैसे हम पढ़ते हैं ना, चेंज करना, तो अमेंड भी नहीं कर सकती, रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, उसको करना ही करना पास। तो उन्होंने पूछा भाई कितने दिनों में पास करना है उसको, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही लग रहा है, 14 दिनों के अंदर अंदर, 40 डेज के अंदर अंदर जो है राज्यसभा को वो बिल पास करना होता है। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एंशियंट इंडिया रेसलिंग वॉज मोस्ट फेमसली नाउन एज? प्राचीन भारत में रेसलिंग जो है उसे किस नाम से जाना जाता था? तो मल्ला युद्धा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मल्ला युद्धा। अगर कुछ मेरे भाई हिंदी वाले हैं तो मल्ल क्रीड़ा, ठीक है, मल्ल क्रीड़ा। जो कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे ना, जहाँ जो कह सकते हैं आप थोड़े अलग लगेंगे, तो वो मैं ट्राई करूँगा हिंदी वाले भाइयों को भी बता दिया करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। हाउ मैनी पार्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कितने पार्ट्स हैं? ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखो, इस क्वेश्चन को अपडेट कर लो। पहले जो है वो कितने थे? 22 थे। अभी करंटली कितने हैं? अभी हो गए हैं 25। ठीक है, अभी मेरे भाइयों अभी करंटली कितने हैं? 25 जो है वो पार्ट हो गए हैं। आपको 6 पार्ट्स तक मैं करवा चुका हूँ, लास्ट पीछे की क्लासेस में पार्ट 6 तक करवा चुका हूँ, जो कि आता था स्टेट के पास। ठीक है, यहाँ तक करवा चुका हूँ, अब 6 से लेके आगे करवाऊँगा आपको 12 तक। ठीक है, जल्दी से लिख लो, नोटबुक निकाल लो, 1 मिनट। अब आगे करवाऊँगा आपको 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ें एक बार हम पीछे करेंगे ना, उनको आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर रहो क्लासेस में, रेगुलर। ठीक है, सभी करो। तो देखिए जो 7 है ना, ये 7 जो है ये पूछा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ये जो है 7 ये री अपील्ड है।
री अपील्ड है, ठीक है। और इसमें आता है आर्टिकल 238, तो ये पूछा नहीं जाता। इसमें सेकंड बी कैटेगरी स्टेट्स करके कुछ ऐसा करके है, ठीक है, बी टाइप की स्टेट्स जो है इसमें डालते हैं, तो ये पूछा नहीं जाता। ये री अपील्ड है तो ये बनता भी नहीं है, आप इसे कह सकते हैं कि ये खारिज हो गया है। बात करते हैं 8 की। 8 में क्या आता है? दी यूनियन टेरिटोरीज, दी यूनियन टेरिटोरीज। बात करते हैं 9 की, तो 9 में क्या आता है? दी पंचायत, पंचायत आता है 9 में। तो जैसे 9 जो है 9 में आ गया पंचायत, फिर 9A भी आता है मेरे भाई। कौन सा आता है? 9A भी आता है। रुको कलर चेंज कर लेता हूँ यार, ऐसे बहुत ही खसट फसट हो जाएगी। 9A जो है, 9A में क्या आता है? देखो जगह कम है, मैं बोलता हूँ, ठीक है, बोलो, लिख लो आप। म्यूनसिपैलिटीज़ आता है। फिर 9B भी है, इसमें क्या आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, ठीक है। यार ये जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए ये ऐसा कर दिया, ठीक है, तो लिख लो आप सभी। तो इसके सिवा हम बात करते हैं और कौन से आगे 10 की, तो 10 में आता है शेड्यूल। अरे यार ये कलर कौन सा आ गया? पिंक कलर से लिखते हैं, आप सभी के फेवरेट कलर से। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया आएगा 10th में, ठीक है। फिर 11th जो है, 11th में आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, संघ और राज्यों के बीच के रिलेशन। और फिर जो 12th है हमारा फाइनल, उसमें आएगा फाइनेंस, प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए, सूट्स लिख लीजिए साथ में, ठीक है। ये जो है अभी ये 6 आर्टिकल्स जो हैं ये याद कर लीजिए। ओ सॉरी, शेड्यूल जो है वो याद कर लीजिए। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। पार्ट्स, ठीक है, जो आगे के 6 पार्ट्स हैं इनको याद कर लीजिएगा। 7 जो है इसको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8 में जो है यूनियन टेरिटरीज आएंगी, 9 में पंचायत आएगा, 9A में म्यूनसिपलिटीज़ आएगा, 9B में आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 10 में आएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़, 11 में आएगा रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और 12 जो फाइनल है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट्स जो है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई? तो देहरादून, देहरादून बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देहरादून वालों धूम मचा दो। उत्तराखंड, कहाँ पे है देहरादून? उत्तराखंड जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी टॉपिक्स आर बेसिकली इन द यूनियन लिस्ट? 3 जो है वो लिस्ट होती है मेरे भाई। कौन कौन सी होती है? एक आ गई यूनियन, दूसरी आ गई स्टेट, ठीक है, और तीसरी आ गई कॉन्करेंट। कौन सी तीसरी आ गई? कॉन्करेंट आ गई। इनमें क्वेश्चन पता क्या पूछेगा कि बताओ उनमें कितने टॉपिक्स हैं। टॉपिक लिखेगा या फिर टॉपिक की जगह लिख देगा आइटम, ठीक है। बताओ टॉपिक कितने हैं या आइटम कितने हैं, बस इन तीनों में से यही क्वेश्चन आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। रट्टा मार लो, नहीं याद होते रट्टा मार लो। यूनियन में आ जाएंगी 97 OG ओरिजिनल, ठीक है, ऐसे 98 बोला जाता है बट 97 जो है इसमें ओरिजिनल आ जाएंगी। इसके बाद देख लो स्टेट, स्टेट में आ जाएंगी कितने? 61 टॉपिक आ जाएंगे इसमें। कॉन्करेंट लिस्ट जो है इसमें कितने आ जाएंगे? 52 टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। कितने आ जाएंगे मेरे भाई? 52 आ जाएंगे। याद कर लो, यूनियन में 97, स्टेट में 61 और कॉन्करेंट में 52 टॉपिक्स आ जाएंगे। क्लियर? तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच कंट्री होस्टेड समर ओलंपिक्स? समर ओलंपिक की बात की गई है 2020 की। 2020 के जो समर ओलंपिक्स थे, देखो जो क्वेश्चंस पुराने होते हैं ना, ऐसे 3-4 साल पुराने, उनको ये मत समझो कि ज़्यादा पुराने हैं, नहीं आएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन के आते हैं। कैसे आते हैं? स्टैटिक्स जीके आप सभी ने मालूम है ना, तो ये स्टैटिक्स जीके का पार्ट बन के आते हैं, ठीक है। तो 2020 के जो है वो कहाँ हुए थे मेरे भाई? जापान में हुए थे। जापान में कहाँ पे? टोक्यो में हुए थे। अब बोलोगे सर पीछे के तो बता दिए, अब आगे का भी बता दो, करंट अफेयर्स का भी पूछ सकता है, तो 2024 के भी लिख लो मेरे भाई। तो 2024 के होंगे पेरिस में। पेरिस कहाँ है मेरे भाइयों? जाओगे घूमने के? नहीं पेरिस, तो पेरिस है फ्रांस में, ठीक है। 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस फ्रांस में। और 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरे भाइयों। पिंक रेवोल्यूशन हम सबकी फेवरेट रेवोल्यूशन। चलिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर ग्रोथ ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन प्रोडक्शन यूजिंग हाई याइल्ड वैरायटी सीड्स। ये क्वेश्चन भी मेरे भाइयों आपको आना चाहिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो, क्योंकि ये भी मैं करवा चुका हूँ। HYV सीड्स जो हैं वो यूज़ किए थे, ये आई थिंक लास्ट डे की क्लास में करवाया है, और ये ग्रुप पे व्हाट्सएप के चैनल जो है वहाँ पे भी और ग्रुप पे भी जो है मैंने इसका क्वेश्चंस अपलोड किया था। बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दिया हुआ है उसका, ठीक है। तो HYV सीड्स जो हैं वो किसके लिए मैंने बताए थे आपको, वीट, गेहूँ और चावल के लिए, वीट एंड राइस के लिए जो है मैंने बताए थे। और वीट एंड राइस किस में आती है, ग्रीन रेवोल्यूशन में आती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन जो है ये इसके फादर हैं। फिर इसके सिवा वाइट रेवोल्यूशन वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन जो है इसके फादर हैं, और ये आती है मिल्क के रिलेटेड। फिर आ गई हम सब की प्यारी फेवरेट पिंक रेवोल्यूशन, जो कि आती है मीट एंड पोल्ट्री, मीट एंड पोल्ट्री के प्रोडक्शन के रिलेटेड। जितना सुंदर नाम है उतना ही आगे सुंदर काम भी है, ठीक है। मीट और पोल्ट्री के प्रोडक्शन के लिए आती है कौन सी, पिंक रेवोल्यूशन। क्लियर है तीनों की तीनों। अच्छा, पिंक रेवोल्यूशन के फादर रह गए बताने के, तो पिंक रेवोल्यूशन के फादर लिख लो मेरे भाई, दुर्गेश पटेल। दुर्गेश पटेल जो हैं ये पिंक रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं। क्लियर, ग्रीन रेवोल्यूशन क्लियर हो गया। वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन आ जाएगा क्रॉप्स के रिलेटेड, वाइट रेवोल्यूशन आ जाएगा मिल्क के रिलेटेड, पिंक रेवोल्यूशन आ जाएगा मीट और पोल्ट्री के रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन के इनको याद पता कैसे किया करो, देखो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ लिया ना, आंखें बंद करो एकदम से, फास्ट रिपीट करो, ठीक है। उन क्वेश्चंस को रिपीट करो, आंसर को रिपीट करो, जैसे जल्दी जल्दी ग्रीन का पढ़ा, वाइट का पढ़ा, पिंक का पढ़ा, फिर इनके फादर्स पढ़ लिए कौन कौन हैं, फिर इनमें काम क्या होता है, तो इस तरह से याद होते हैं। और एट द एंड आप सभी दोस्तों से मेरी एक जो है वो सलाह है, एक अपील है कि मेरे भाइयों रिवीजन करो। क्या करो, रिवीजन करो मेरे भाइयों। बस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है। पढ़ते सभी हैं यार, देखो एग्ज़ाम आएगा ना, कोई भी एग्ज़ाम देना होगा, सभी बच्चे पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बट वो मार कहाँ से खाएंगे, रिवीजन से। एग्ज़ाम में बैठेंगे, दिमाग खुजाएंगे, सर याद तो किया था यार, सर ने पढ़ाया था, बट ये आ क्यों नहीं रहा दिमाग में, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि रिवाइज़न नहीं किया है, ठीक है। तो रिवीजन पे जो है वो फोकस करो। वीकली एक बार, हफ्ते में एक बार पक्का रिवीजन करो, पक्का। पक्का किसे बोलते हैं, पक्का वाला रिवीजन करो, ठीक है। तो चलो अब मेरे को दो मेरे भाइयों इजाज़त। उम्मीद कर रहा हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी क्वेश्चन में मेरे किसी भी भाई बहन को डाउट नहीं रहा होगा, अगर किसी को डाउट बच जाए तो ज़रूर बता दीजिएगा, डेफिनेटली आपके डाउट जो हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। और आप सभी से यही चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दो, क्लास को अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और रिस्पांस दिया करो कमेंट बॉक्स में कि कैसी जो है वो क्लास लग रही है, मज़ा आ रहा कि नहीं। तो दीजिए इजाज़त मेरे भाइयों, मिलेंगे कल फिर से नए क्वेश्चंस के साथ, मज़ेदार और भी कुछ क्वेश्चंस लाएंगे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।